माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है गर्ग इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो वर्ब से रिलेटेड है और इसमें वर्ब से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अप्रूव। यदि मेरे पिताजी अप्रूव कर देंगे, सहमति दे देंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा। बताइए पहले सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। देखिए इफ वाला जो सेंटेंस होता है या जो क्लॉज होता है वो ऐसा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में हमें ये याद रखना है कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, यानी यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस अगर हो, इफ से शुरू हो या अनलेस से शुरू हो या इन केस से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंसों में दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। हमें क्या करना पड़ेगा, जो इफ वाली क्लॉज होगी, इफ वाली क्लॉज यही तो है, तो इफ वाली क्लॉज को हमें प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा और जो दूसरी क्लॉज होगी उसको हमें फ्यूचर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जब आपका कंडीशनल सेंटेंस हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट में करना पड़ेगा, तो फादर सिंगुलर है तो हमें लगाना पड़ेगा एस। इफ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई। क्लियर? चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 times 5 are 25। 5 गुणा 5 कितना होता है? 25 होता है। अब ये एक सम है, ये एक सवाल है। सवाल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि मैं कहूँ 2 + 2 are 4, गलत है, 2 + 2 is 4, है ना। तो सवाल से रिलेटेड, सम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड? सम मतलब सवाल से रिलेटेड, तो उसको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करना है और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 times 5 is 25। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे और जिसमें कॉन्सेप्ट बताने की बात होगी उसमें हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। ठीक है। द पेशेंट डायड बिफोर द डॉक्टर केम। बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है? पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इस वाले सेंटेंस में दो क्लॉज आ रहे हैं, एक है पेशेंट का मरना और दूसरा है डॉक्टर का सॉरी, एक है पेशेंट का मरना और दूसरा है डॉक्टर का आना। तो ये बताइए इन दोनों एक्शनों में, ये जो दोनों एक्शन हुए हैं ये दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, यानी पेशेंट भी मरा है पास्ट में और डॉक्टर भी आया है पास्ट में। लेकिन आपको ये बताना है इन दोनों क्लॉज में कि कौन सा पास्ट का एक्शन ज्यादा पास्ट का है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलिए मैं आपको एक टाइमलाइन खींच देता हूँ। मान लो ये प्रेजेंट है आपका, ये आपका पास्ट है और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब हमें पास्ट का भी पास्ट दिखाना हो। ठीक है, तो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, ये बात मैं कब कह रहा हूँ? अब कह रहा हूँ, प्रेजेंट में कह रहा हूँ। डॉक्टर के आने से पहले भी ये काम हो चुका था, यानी डॉक्टर का आना पास्ट है। डॉक्टर का आना क्या है? पास्ट है। और डॉक्टर के आने से पहले भी पेशेंट मर चुका था, तो डॉक्टर का आना पास्ट था तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। सही बनाया, सही बनाया ना। अब जो पेशेंट मरा था वो डॉक्टर के आने से पहले मरा था, यानी पास्ट से भी पहले का एक्शन है, तो ये बनेगा आपका पास्ट ऑफ पास्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है सभी को पता होगा, हैड प्लस V3। आंसर बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। याद नहीं करना है, बहुत से स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं कि अगर बिफोर आ जाए तो पहला हेड प्लस V3 में आना है, दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। उसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, ये आपका पास्ट का एक्शन था और ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट का एक्शन था। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट से भी पहले, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो चीजों को आप कॉन्सेप्चुअली सीखोगे ना, उनका मतलब उनकी जड़ को पता करके आप क्वेश्चन को सीखोगे ना, तो आप उनसे रिलेटेड और अन्य क्वेश्चन भी अगर एग्जाम आ जाएगा तो उसको करके आ सकते हैं। क्लियर? तो वाला क्वेश्चन पढ़िए। शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। वह 8 घंटे सो चुकी है पिछली रात। अब यहाँ पर ये समय आ रहा है लास्ट नाइट। ध्यान रखना सेंटेंस में अगर लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, ठीक है,
तो ये पास्ट के टाइम होते हैं, एगो, लास्ट या यस्टरडे, ये पास्ट के टाइम होते हैं। टाइम पास्ट का हुआ तो टेंस भी किसका हुआ, पास्ट का हुआ, क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम पास्ट का है तो टेंस भी पास्ट का हुआ। ये पास्ट, ये टेंस पास्ट का है, यहाँ भी हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। क्लियर, नहीं समझ में आया, दोबारा से समझ लो। मैंने अभी आपको क्या बताया, लास्ट है, एगो है और यस्टरडे है, ये पास्ट के एक्शन को शो कराते हैं। जब टाइम पास्ट का है तो टेंस भी कैसा रहेगा, पास्ट का रहेगा। पास्ट का इंडेफिनिट बनाएंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, हैज यहाँ पर क्या कर रही है, तो प्रेजेंट है, तो हैज को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही हैज गॉन लखनऊ यस्टरडे, गॉन टू आएगा, टू मिसप्रिंट हो गया इसमें, ही हैज गॉन टू लखनऊ यस्टरडे। और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, टाइम डिसाइड द टेंस, तो यहाँ पर हैज गॉन हटाना पड़ेगा और हैज गॉन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, वेंट, ही वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। क्लियर हुआ ना। चलिए 6 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। दीज डेज का मतलब होता है नाउ डेज, नाउ अ डेज, आजकल, है ना। दीज डेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, आजकल होता है। यानी 100 रुपए आजकल की अगर देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ी सम, बड़ी रकम नहीं है। तो यहाँ पर ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, ये एक यूनिट है, यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो इन दैट कंडीशन इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन मानना पड़ेगा। और सिंगुलर नाउन मानेंगे तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। यानी 100 रुपए एक बड़ी रकम नहीं है। यहाँ पर देखो आपका आर्टिकल ए लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो ए से पता चल रहा है कि ये आपका एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो जब कोई नाउन, कोई अमाउंट, चाहे वो अमाउंट हो चाहे वो डिस्टेंस हो, जैसे मैं कह दूं 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स इज आर नॉट अ बिग डिस्टेंस, बिग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर एक बड़ी डिस्टेंस नहीं होती है ना। तो 5 किलोमीटर यहाँ पर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, अ बिग डिस्टेंस, तो यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो हमें आर हटाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, इज, इसको सिंगुलर ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में 100 रुपीज के साथ हमें आर का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, इज का। क्लियर। 7 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच स्टेशन, ये अभी बिफोर वाला भी क्वेश्चन कराया था आपको, वैसे ही क्वेश्चन है। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, तो वो स्टेशन पहुंचा कब, पास्ट में, और ये वाला काम उससे भी पहले हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट ऑफ, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा हमें, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8 वाला। 8 वाला क्वेश्चन पढ़ो। आई हैव हियर द न्यूज एन आवर एगो, एन आवर एगो, मैंने अभी आपको बताया था सेंटेंस में आपको एगो लिखा दिख जाए, बैक लिख जाए, या यस्टरडे लिखा दिख जाए, या फिर आपको लास्ट लिखा दिख जाए, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो एगो आ रहा है यहाँ पर, तो आपको है हटानी पड़ेगी, आई हियर द न्यूज एन आवर एगो। क्लियर। चलिए 9वां क्वेश्चन, ही इज इल इवर सिंस ही मेट अस, जब से वो हमसे मिला है, मेट क्या है, लेफ्ट है, जब से उसने हमें छोड़ा है तब से वो क्या है, बीमार है। अब सिंस का मतलब मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था, सिंस के 2 मतलब होते हैं, एक सिंस का मतलब होता है चूंकि, और एक सिंस का मतलब होता है जब से। जब से उसने हमें छोड़ा है तब से वो बेचारा क्या है, बीमार है। तो जब सेंटेंस में सिंस का मतलब क्या हो, जब से हो, तो जो सिंस वाला क्लॉज होता है, ये वाला, ये जो क्लॉज है, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो अदर क्लॉज होता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान रखना है ये आपको। तो सिंस वाला क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है ऑलरेडी, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा हैज, और इसकी इस बीवर होती है, बीवर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन, बीवर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। तो आंसर बनेगा ही हैज बीन इल इवर सिंस ही लेफ्ट अस। क्लियर। चलिए 10 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
मैनी अ मैन हैव डन सो। मैनी, देखिए दो डिटर्मिनर्स होते हैं आपके, एक होता है मैनी और एक होता है मैनी। दोनों का मतलब समझ लो। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे या कई, ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे या कई। और मैनी ये का मतलब होता है ईच, प्रत्येक। मैनी का मतलब क्या होता है, ईच या प्रत्येक। अब इसके साथ हमें ध्यान क्या रखना है कि मैनी के साथ प्लूरल तो नाउन आएगा। प्लूरल क्या आएगा, नाउन। और वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, ये ध्यान रखना है। और मैनी के साथ भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर तो आपका नाउन आएगा, और जब नाउन भी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो अब हम क्या कर देंगे, मैनी ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैनी ये के साथ मैन, नाउन सिंगुलर दिया हुआ है, सही है ये तो, लेकिन वर्ब प्लूरल दी हुई है, इसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, हैज। आंसर क्या बनेगा, मैनी अ मैन हैज डन सो। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 वाला। द पुअर इज मिजरेबल, गरीब लोग मिजरेबल होते हैं, दयनीय होते हैं। अब देखिए पुअर आपका एडजेक्टिव होता है, पुअर का मतलब होता है गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब। और द पुअर का मतलब क्या होता है, द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, पुअर पीपल, गरीब लोग, है ना। तो किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम द लगा दें तो फिर वो नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। अच्छा, हर एक में द नहीं लगाना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। आप उसी शब्द में द लगा के नाउन बना सकते हैं, उसी एडजेक्टिव में द लगा के नाउन बना सकते हैं जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखाता हो। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स यानी मानवीय गुण, मानवीय गुण जैसे कि बहादुर, गरीब, अमीर, है ना। जैसे द रिच लिख दो, द रिच माने, द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग। द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब क्या हो जाएगा, बहादुर लोग, है ना। तो जो ह्यूमन एट्रीब्यूट को दिखाता हो, केवल केवल ह्यूमन एट्रीब्यूट को, उसके संग हमें क्या लगाना है, द लगाना है, तो फिर वो बन जाएगा आपका क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कि प्लूरल होता है। तो ये द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर पीपल, है ना। जैसे कि मैं अगर लिखूं द ब्यूटी, द ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब क्या होगा, सुंदर लोग, नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन एट्रीब्यूट को थोड़ी ना दिखाता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो चीजें भी होती हैं, वस्तुएं भी तो होती है ना। तो ब्यूटीफुल के साथ द लगा के फिर ये कॉमन नाउन नहीं बनेगा, ये गलत है। तो आपको लिखना पड़ेगा द पुअर, द ब्रेव, द कवर्ड, द रिच, है ना। तो ये पुअर, द पुअर जो लिखा हुआ है ये प्लूरल नाउन है आपका, जो कि एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव में द लगा के बना है, एडजेक्टिव में द लगा के बना है। और ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। तो इसके स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, किसी भी एडजेक्टिव में द लगा के, ऐसे एडजेक्टिव में जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखाते हो, ऐसे एडजेक्टिव्स में द लगा के वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। और कॉमन नाउन कौन सा बनते हैं, प्लूरल वाला, उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 वाला क्वेश्चन पढ़िए। 12 वाला क्वेश्चन है, सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर। एज वेल एज, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो एज वेल एज होती है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, कंजक्शन नहीं होता, प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। और प्रेपोजिशन के बाद सबको पता है उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब ये हो गई प्रेपोजिशन और ये हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो वर्ब लगाई वो किसके अकॉर्डिंग लगाई, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर, सोन सिंगुलर है ना। तो हमें वर्ब के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आप थोड़ा ढंग से तरीके से सीखोगे ना, तो चीजें आपको आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। बच्चा क्या करता है, याद कर लेता है, याद नहीं की जाती है ग्रामर, ग्रामर को समझा जाता है, उसकी उसके एग्जाम्पल्स को, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमें समझना होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, 13 वाला, ही और आई इज गिल्टी, या तो वो गिल्टी है या मैं गिल्टी हूँ। अब इसमें जो वर्ब लगाओगे आई के अकॉर्डिंग लगाओगे या ही के अकॉर्डिंग लगाओगे, बताओ क्या होगा आंसर, ही और आई इज गिल्टी। अब इसमें इस वर्ब का सब्जेक्ट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कैसे डिसाइड करेंगे,
जो वर्ब के पास हो, वर्ब ये वर्ब है ना आपकी, इस वर्ब के पास कौन है, आई है ना, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, एम लगा दो। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। ही विद हिज फ्रेंड्स डैश कम, ठीक है, इधर ही और हिज फ्रेंड्स डैश कम। इसमें आपको हैज और है भरनी है, अपने दिमाग से भरिए क्या आएगी। पहला सेंटेंस है ये वाला और दूसरा सेंटेंस है ये वाला, देखो क्या आएगी। देखिए ही विद हिज फ्रेंड्स, वहां अपने मित्रों के साथ आ चुका है, हैज और हैव भरना है। अब ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये विद प्रेपोजिशन है, और ये विद का ये जो हिज फ्रेंड है ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा जो वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या भर देंगे, एस, है ना। अब इसमें इधर ही दिया है और हिज फ्रेंड्स दिया है। अब इधर और वाले में जो सब्जेक्ट होता है कैसे डिसाइड करते हैं, वर्ब के पास कौन सा है, वर्ब के पास कौन सा आपका हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स है तो प्लूरल है तो इसको हैव लगना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए आगे होगी समझ में। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी, क्या आएगी, एम, क्या आएगी, एम। क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 वाला, एवरी बुक एंड एवरी पेन वर लॉस्ट। ध्यान रखना है ईच के साथ, एवरी के साथ, इधर के साथ और नीदर के साथ अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, सिंगुलर, क्योंकि ये इंडिविजुअली चीजों को बताते हैं, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, प्रत्येक किताब, है ना। तो भले ही यहाँ एंड लग रहा है, आप ये ना मानना कि एक किताब ये हो गई और एक पेन ये हो गया तो दो चीज हो गई। इसमें जुड़ा क्या हुआ है, एवरी जुड़ा हुआ है ना, तो एवरी जुड़ा हो, ईच जुड़ा हो, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहता है और वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, वॉच। क्लियर। चलिए 15 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 वाला पढ़िए, पढ़ के देखो। फिफ्टीन वाला क्वेश्चन, द हॉर्स एंड कैरिज आर वेटिंग। द हॉर्स एंड कैरिज आर वेटिंग। हॉर्स मतलब घोड़ा और कैरिज मतलब गाड़ी, यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है, ये आपका ना ये जो नाउन है इसको कहते हैं पार्सल नाउन। क्या कहते हैं, पार्सल नाउन। पार्सल नाउन का मतलब समझते हो, ऐसे नाउन जो पेयर में, यूनिट में काम करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कड़ी चावल, कड़ी चावल, करी एंड राइस, करी एंड राइस। जैसे घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग नहीं बोले जाते, है ना, छेनी और दौड़ा एक साथ बोले जाते हैं ना। तो ऐसे नाउन जो पेयर में बोले जाते हैं उनको पार्सल नाउन कहते हैं। उनके साथ अगर वो यूनिट यूनिट के रूप में आ रहे हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, तो इज लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, इज। द हॉर्स एंड कैरिज इज वेटिंग। क्लियर, क्लियर हुआ ना। तो घोड़ा गाड़ी है और कड़ी चावल है, छेनी हथौड़ा है, ऐसे एग्जाम्पल जो जोड़े में बोले जाते हैं उनको पार्सल नाउन कहते हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। 16 वाला देखिए, इधर राम, इधर के साथ राम लगा हुआ है और के साथ क्या लगा हुआ है, सोहन लगा हुआ है। अब वर्ब डिसाइड करनी है, यहाँ पर वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो ये दोनों ही वैसे तो सिंगुलर है तो आप डैश लगा दो, है ना, सोहन के हिसाब से लगाएंगे तो। क्लियर। चलिए 17 वाला, द स्कूल वाज क्लोज सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे यहाँ पर टाइम आ रहा है, सिंस और फॉर किसमें आता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, हैज प्लस बी3, वर्ब की बी की, वाज आपकी बी वर्ब होती है, बी की बी3 क्या होती है, बीन होती है। तो आंसर बनेगा द स्कूल हैज बीन क्लोज सिंस यस्टरडे। बात समझ में आई, नहीं आई समझ में, दोबारा समझाते हैं कि स्कूल है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सिंस यस्टरडे जो दिया हुआ है ना, ये आपका पॉइंट है। ये क्या है,
पॉइंट है, तो पॉइंट जिसमें दिया हो, सिंस या फॉर जिसमें लग रहा हो, वो टेंस आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। तो यहाँ पर ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, द स्कूल हैज के साथ V3 बीन लग गया, क्लोज सिंस यस्टरडे। क्लियर। 18 वाला पढ़ो, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। अच्छा ये बताओ, मैनेजर और सेक्रेटरी अलग अलग आदमी होंगे ना, दोनों अलग अलग आदमी होंगे। तो अलग अलग आदमी होंगे, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो इसमें आर्टिकल की गलती है, इसमें वर्ब की गलती नहीं है। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। जो मैनेजर है और जो सेक्रेटरी है दोनों अलग अलग आदमी है, तो दोनों तरफ आर्टिकल लगेगा, और दोनों एक ही आदमी है तो फिर एक ही तरफ आर्टिकल लगेगा। नहीं समझे। जैसे कि मैंने कहा स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर, तो प्रिंसिपल और टीचर तो एक हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर और सेक्रेटरी एक नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों के साथ आप द लगाना पड़ेगा, और ये प्लूरल नाउन हो जाएगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आ जाएगी। ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। He has come here in the morning। वह सुबह यहाँ आया, वह सुबह यहाँ आया। अब देखने में आपको लग रहा होगा सेंटेंस सही है, He has come here in the morning, वह यहाँ सुबह आ चुका है। ये जो सुबह दिया हुआ है ना, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, टाइम है। अब हम कह रहे हैं कि वह यहाँ सुबह आ चुका है, तो जब वो सुबह आ ही चुका है तो ये बात हमने कब कही होगी, जब वो सुबह आया होगा। ये बात हम कब कह रहे हैं, अब कह रहे हैं। तो वो जो सुबह है हमारे लिए पास्ट हो गई कि नहीं हो गई, नहीं आई समझ में। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि वो सुबह यहाँ आ गया था, तो सुबह यहाँ आ गया था, इस बात को मैं कब कहूंगा, या तो दोपहर में कहूंगा या फिर शाम को कहूंगा, ये तो कहूंगा ना। तो दोपहर को कहूंगा या शाम को कहूंगा, तो वो जो इन द मॉर्निंग वाला जो टाइम होगा वो मेरे लिए क्या होगा, पास्ट होगा। पास्ट होगा तो आपको हैज कम नहीं लिखना पड़ेगा, केम लिखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपका किस में है, पास्ट में है, और टाइम पास्ट में है तो टेंस भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज ही हु डन इट, हु डन इट। बताइए क्या गलती हो सकती है इसमें, वह ही है जिसने इस काम को किया, वह ही है जिसने इस काम को किया। अब इस सेंटेंस में आप पढ़िए, इट इज ही, इट इज ही हु डन। अब डन तो आ ही नहीं सकता है कैसे भी, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, तो यहाँ पर आप लगा दो डिड, हु डिड इट, हो गया सही। 21वां देखते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। WH वर्ड से ही स्टार्टिंग करते हैं, प्रेपोजिशन से आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस की। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ भी रहा है तो आप WH वर्ड अगर सेंटेंस में है तो WH वर्ड से स्टार्टिंग करें और उस प्रेपोजिशन को लास्ट में लिख दें। कहाँ लिख दें, लास्ट में। जैसे अपन स्टूडेंट थे, जब छोटे थे तो क्या आप कहते थे, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना, कहते थे ना, इन विच क्लास डू यू रीड। तो ये थोड़ा सा अनग्रामेटिकल है, आप इस इन को लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ अगर कोई प्रोपोजिशन लगा हो तो उस प्रोपोजिशन को सेंटेंस के एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, यदि सेंटेंस के अंत में लिखते हैं। 21 वाला हो गया। 22 वाला पढ़िए, पढ़िए 22 वाला, द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन। अब इस सेंटेंस में ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब लगाई वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो टेक्निकली आप चीजों को करोगे ना तो आसानी भी होगी और आप जल्दी भी कर पाओगे, रटोगे तो रटने में व्यवस्था नहीं बनेगी। 23 वाला देखते हैं, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। नीदर है, नॉर है, इधर है, और है, तो इनके साथ जो वर्ब के पास होता है, वर्ब के पास कौन है आपका, सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, तो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी, क्या लगेगी, हैव, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है। ठीक है। 24 पढ़ते हैं, इफ यू विल कम। मैंने अभी आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते हैं, तो इसको प्रेजेंट में कर दो, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, सिंपल है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं।
कौन सा क्वेश्चन है वो? हाँ ये वाला हो गया। 25 वाला पढ़ते हैं। एज वेल एज आ गया इसी में, देखो दोबारा से। एज वेल एज आपका क्या होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रेपोजिशन का, है ना। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो वर्ब लगाएगी वो किसके अकॉर्डिंग लगाएगी? ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग लगाएगी तो क्या आ जाएगा? एज, है ना। ये तो मैंने अभी आपको बताया था एज वेल एज वाला। चलिए 26 वाला देखते हैं। इफ इट वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। यदि मैं ना होता, मैं तुम होता। यदि ऐसा सेंटेंस जिसमें इमेजिन किया जाए, कल्पना की जाए कि मैं ना होता, मैं तुम्हारी जगह पे होता, या मैं तुम होता, तो मैं तो तुम होने से रहा, मैं ही रहूंगा, तुम ही रहोगे। तो मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इस काम को कभी नहीं करता। तो जब सेंटेंस में ऐसा कोई टेंस आए जो इमेजिनरी हो, मतलब काल्पनिक, जिसमें कल्पना की जा रही हो, तो उस सेंटेंस में हमेशा हमेशा और हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अगर सी भी होता ना, सी, तो भी हम वर ही लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। When you are going to leave your school, बहुत सरल है ये तो। बताइए क्या गलती हो सकती है? WH वर्ड दिया हुआ है, देखो when। अब ये जो आर है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद दे दी, जबकि होनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट। तो आंसर बनेगा when are you, यहाँ से यू आर हट जाएगा। when are you going to leave school? क्लियर? चलिए 3 क्वेश्चन और रह गए, आराम से कर लेते हैं। 28 वाला, विल यू गो टू आगरा यस्टरडे। यस्टरडे टाइम आ गया आपका किसका? पास्ट का। तो टेंस किसका दिया हुआ है? फ्यूचर का। गलत है ये तो, 9 से आती है ना। टाइम फ्यूचर का, पास्ट का है, तो टेंस भी कैसा रहेगा? पास्ट का ही। तो आप इसको कर देंगे डिड। क्या कर देंगे? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे। अच्छा, आपके दिमाग में ना एक बात तो जरूर आती होगी, पता क्या? आपके दिमाग में आ रही होगी, सर विल को बना रहने दो, यहाँ यस्टरडे की टुमारो लगा दो। क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पर विल को बना रहने दें और यस्टरडे को हटाकर यहाँ क्या कर दें? टुमारो कर दें? कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका टाइम है और ये आपका टेंस है, और टाइम ही टेंस को डिसाइड करता है। ये ध्यान रखना, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लगेगा, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ विल की जगह पे क्या कर दोगे? डिड कर दोगे। यानी टेंस को ही चेंज करना पड़ेगा, टाइम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नाखून आपका अगर बड़ा हो गया है तो नाखून के आगे बड़े हुए हिस्से को काटोगे या उंगली को उड़ा दोगे? बड़े हुए हिस्से को काटेंगे ना। तो इसी तरीके से टाइम को चेंज नहीं किया जाएगा, टेंस को चेंज किया जाएगा। 29 वाला पढ़ते हैं। He has come here yesterday। सेंटेंस में क्या आ रहा है? yesterday। टाइम पास्ट का है तो टेंस में किस में रहेगा? पास्ट में। has come को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा? him। 30 वाला बताइए। 30 वाला क्वेश्चन, काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम। देखिए, जब भी कोई WH वर्ड अगर स्टार्टिंग में आए, जैसे कि इस वाली सेंटेंस में आ रहा था, कहाँ गया ये रहा, 27 वाला। 27 वाले में वैन के बाद, वैन आपका WH वर्ड था ना। अब WH वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था, सही था, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग में आ रहा था WH वर्ड। लेकिन यहाँ पर WH वर्ड कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो जब भी WH वर्ड बीच में आए तो वो कंजक्शन हो जाता है, फिर वो WH वर्ड रहता नहीं है। अब जब वो कंजक्शन हो जाएगा तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो आप इसको कैन आई को हटा देंगे, आप लिखेंगे आई कैन। आई कैन। तो आंसर बनेगा काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम। और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। तो कृपया मुझे बताइए कि मैं उसे कहाँ मिल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूं प्लीज इन्फॉर्म मी वेयर डज ही लिव। कृपया मुझे इन्फॉर्म करना कि वो कहाँ रहता है। तो गलत हो गया, वेयर डज ही लिव नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स, यानी असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे? असर्टिव फॉर्म में। ठीक है। तो आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे, और इनके पीछे जो इनके कॉन्सेप्ट रहे थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।